हेलो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ मिस्र की सभ्यता का अगला पार्ट। मित्रों, मिस्र में जो पिरामिड के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए उनके लिए जो मानव संसाधन था, उसका जो यूज़ था वो मिस्र में दासों द्वारा किया गया। मतलब मिस्र के जो दास थे उनसे ये श्रम, पिरामिडों को बनवाने का जो श्रम है, दासों से लिया गया। और ये दास जो लाए गए वो नूबिया से लाए गए। नूबिया से दास ला गए और दासों द्वारा किया गया पिरामिडों का निर्माण। प्राचीन मिस्र के मंदिरों में नील नदी के किनारे मित्रों 2 मंदिर स्थित थे। एक तो कनार्क का मंदिर, कनार्क, और दूसरा था अबू सिम्बल का मंदिर। और मित्रों, कनार्क और अबू सिम्बल के जो दोनों मंदिर थे वो नील नदी के किनारे बने हुए थे। कनार्क के मंदिर में 130 खंभे थे, 130 स्तंभ थे, 130 स्तंभ थे। और 130 स्तंभ जहाँ बने हुए थे वो एक बड़ा सा हॉल था। मित्रों, कनार्क के मंदिर में 130 स्तंभों का, कनार्क का मंदिर में 130 स्तंभों का एक हॉल बना हुआ था। और इसमें क्या कि एक सिम्फिक्स, जो अभी मैंने आपको बताया, खुफरू ने अपने सिर की और एक मान सिंह की आकृति का, नरसिंह आकृति की एक मूर्ति बनाई, एक स्मारक बनाया। तो सिम्फिक्स से लेकर मूर्ति तक, सिम्फिक्स से लेकर मंदिर तक क्या था, एक गलियारा बनाया हुआ था और उसमें क्या एक नदी बहती थी। ये तो सिम्फिक्स है, आप मान लो। और यहाँ पर क्या एक मंदिर बना हुआ था ऐसे, और मंदिर से सिम्फिक्स तक एक गलियारा बना हुआ था और इसमें एक नदी बहती थी मित्रों। और ये जो पानी है जो ये मंदिर में जाता था मित्रों ऐसे। अबू सिम्बल का जो मंदिर था वो बलुआ पत्थर से निर्मित था। और इसमें क्या है कि सूर्य देवता को ही जो ये मंदिर है वो समर्पित था। अबू सिम्बल का जो मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित था, सूर्य देवता को समर्पित था, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता की जो किरणें थी, सूर्य की जो किरणें थी वो पड़ती थी मंदिर के ऊपर, इसलिए इस मंदिर को सूर्य देवता का मंदिर कहा जाता था। इस पर उगते हुए सूर्य का मंदिर भी कहा जाता था, इसको उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा जाता था, इसे उगते हुए सूर्य का मंदिर भी कहा जाता था। मित्रों, चौथे राजवंश में एक मैनकुरे नाम का राजा और हुआ। अभी हम चौथे राजवंश की बात कर रहे हैं और उसमें मैनकुरे नाम का एक राजा और होता है, मैनकुरे नाम का राजा। ये चौथे वंश में हुआ और इसने भी मित्रों गीजा में कई पिरामिडों का निर्माण करवाया। 5वीं राजवंश का जो संस्थापक था वो था यूसुरकाफ। क्या नाम था इसका? यूसुरकाफ। ये 5वीं राजवंश का संस्थापक था, 5वीं राजवंश का संस्थापक। और इस यूसुरकाफ का जो पुत्र था उसका नाम था साहुरे। ये साहुरे कौन था? ये यूसुरकाफ का पुत्र था। यूसुरकाफ का पुत्र कौन था? साहुरे। और इस साहुरे को मित्रों 5वीं राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। और 5वें और 6ठे राजवंश के समय मित्रों क्या हुआ था? मिस्र में सामंत शक्तिशाली होने लगे थे। सामंत यानी कि जागीरदार, भारतीय भाषा में हम इनको जागीरदार कहते हैं। यूरोप में सामंतों को फ्यूडरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है यूरोप में?
यूरोप में सामंतों को फ्यूडरर कहा जाता है। मित्रों, ये जो फ्यूडरर थे यूरोप में, इनके पास क्या थी? स्वतंत्र सेना होती थी, यानी कि जो सामंत थे उनके पास स्वतंत्र सेना होती थी। और ये क्या कार्य करते थे? सामंत जो थे वो मिस्र में शासक वर्ग का सहयोग करते थे। सहयोग किन कार्यों में करते थे? 2 कार्यों में सहयोग करते थे। क्या कार्य थे? 2 कार्य क्या थे इनके? 2 कार्य थे। ये राजा का 2 कार्यों में सहयोग करते थे। एक तो था भू राजस्व और दूसरा था प्रशासन। तो इनमें क्या था? सामंतों का सहयोग मिलता था राजा को। हिक्सस एक मिश्रित जाति थी। हिक्सस नामक शब्द हम मिस्र की सभ्यता में देखते हैं, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसके 2 शब्द बनते हैं। एक तो बनता है हिक और एक बनता है सास। तो मित्रों, हिक का मतलब क्या था? राजा। ये एक मिश्रित नस्ल थी, मिश्रित जाति के लोग थे, ये बर्बर जाति के लोग थे। राजा हिक का मतलब, और सास का मतलब था गडरिया राजा, गडरिया। और अब जब दोनों शब्दों को जोड़ दे तो इसका मतलब था ये गडरिया राजा। यह नाम मिस्र की भाषा में मतलब इन हिक्सास जो लोग थे या हिक्सस मिस्र जाति नस्ल के जो लोग थे उनको गडरिया राजा का नाम दिया गया था। मित्रों, ये जो मध्य युग था, सामंत युग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें सामंत जो लोग थे वो क्या शक्तिशाली हो गए थे। 6ठे और 5वें राजवंश के समय ये शक्तिशाली होने लगे और फिर उसके बाद क्या आया? मध्य युग आया। और मध्य युग को मतलब क्या कहते हैं? सामंत युग भी कहा जाता है। सामंत युग भी कहा जाता है। इस युग में सत्ता जो थी वो सामंत वर्ग के हाथ में थी। सत्ता सामंत के हाथ में। और 10वें राजवंश का इस समय शासन था। और 10वें राजवंश के समय मित्रों थीब्स के सामंत जो थे, थीब्स एक जगह थी और थीब्स के जो राजवंश सामंत थे वो शक्तिशाली हो गए थे। थीब्स के सामंत कब शक्तिशाली हो गए? 10वें राजवंश के टाइम में शक्तिशाली हो गए, 10वें राजवंश के टाइम में। मित्रों, इन्होंने क्या? आधे से ज़्यादा मिस्र पर नियंत्रण कर लिया। ये जो सामंत थे इन्होंने आधे से ज़्यादा मिस्र पर नियंत्रण कर लिया और 12वें राजवंश का एक शासक हुआ। मित्रों, 12वें राजवंश का एक शासक था जिसका नाम था, राजवंश का शासक जिसका नाम था आमेनमेहत। आमेनमेहत फर्स्ट। और इसने क्या किया कि इसने फिर सामंतों की शक्ति को नष्ट कर दिया। तो मित्रों, ऐसे मिस्र में जो मध्य युग में क्या था? सामंतों का प्रभुत्व बढ़ गया था। 12वें राजवंश में मित्रों ससो स्थित फर्स्ट नामक एक राजा और हुआ और नील नदी व लाल सागर को जोड़ने के लिए इसने एक नहर का निर्माण करवाया। इसने नील नदी व लाल सागर, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों। नील नदी व लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किसने करवाया? सीसो स्थित नामक एक जो 12वें राजवंश का एक राजा था, सीसो स्थित फर्स्ट ने नील नदी और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर निर्माण करवाया। इसी काल में हेलियोपोलिस व करनाक के मंदिरों का निर्माण हुआ। मिस्र में मित्रों हेलियोपोलिस व करनाक के मंदिरों का जो निर्माण है वो इसी टाइम में हुआ। कौन से राजवंश के टाइम में? 12वें राजवंश के टाइम में। और ये जो राजा था वो कौन था? सीसो स्थित फर्स्ट। तो मित्रों, ये पार्ट जो है इतना ही छोटा सा ही बनाया ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ के। धन्यवाद। आगे का जो पार्ट है हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।